अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम रेशो एंड प्रोपोर्शन है, नाइन्थ क्लास का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके थ्योरम्स भी आप सब बच्चों ने किए और ये थ्योरम भी आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। लेकिन आज हम इनके थ्योरम पे नहीं बल्कि इसकी एक एक्सरसाइज जिसका नाम एक्सरसाइज 14.1 है उसके मुतालिक बात करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आप सब बच्चों को आपकी बुक्स के पेज नंबर 232 पे मिल जाएगी। ये अब आपके सामने है। इस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज को बाकायदा स्टार्ट करें, हम सबसे पहले उस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि जो कंसेप्ट हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है और उसी कंसेप्ट की बेस पे ये एक्सरसाइज तमाम इसके क्वेश्चन हम इंशाल्लाह करेंगे। और वो आपने सीखा हुआ है थ्योरम नंबर 1 में, थ्योरम नंबर 14.1.1। अगर आप इसको रिव्यू करना चाहें तो आप बेशक ये वाला एक दफ़ा थ्योरम रिव्यू कर लें, इसको देख लें। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आगे चलने में कोई मसला ना हो। देखिए उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, कोई भी आप उसका नाम अपनी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी लाइन हो जो इस ट्राइंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करके गुजरे, जैसे अब ये लाइन है, और इसकी तीसरी साइड के पैरेलल भी हो, यानी ये दोनों कंडीशंस वो पूरी करती हो, तो फिर हमने ये पढ़ा था कि अब इस लाइन के जो दो पार्ट्स बन जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसी तरह इस लाइन के जो दो पार्ट्स बन जाएंगे, तो इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो आपस में इक्वल होगी। ये बात हमने इस थ्योरम में बेसिकली प्रूव की थी। अगर मैं इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए, अगर मैं इसका नाम ए रख दूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो वो ये होगी कि अगर पी ए की रेशो ए क्यू के साथ ली जाए, उधर से पी बी की रेशो बी आर के साथ ली जाए, तो ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल होंगी, जिसको हम प्रोपोर्शनल होना भी बोलते हैं। इसी का नाम दूसरे लफ्ज़ों में क्या है? प्रोपोर्शनल होना। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ इक्वल, देन दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब ये हमने उसमें थ्योरम में ये कंसेप्ट जो है वो सीखा था, उसको हमने इस थ्योरम के ज़रिए से प्रूव भी किया था। तो आज हमने इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आप भी अपनी बुक्स को अपने सामने रखें। तो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको पहले तो एक राइट साइड पे एक डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है। ये ज़रा आप अपनी बुक्स को भी देख लें और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। अब इसके हवाले से उसने कुछ नीचे पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। उनमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा दिया हुआ है और एक आध चीज़ आपसे पूछी हुई है, तो हमने अब इन पर बात करनी है, ठीक है। अगर हम इसका पार्ट नंबर 1 देखें तो उसमें उसने ए डी की लेंथ आपको दे दी है, बी डी की लेंथ भी दे दी है, ए ई की लेंथ भी दे दी है, और ई सी या सी ई की लेंथ आपसे पूछी है, जिसको हमने एक्स बोल दी है। बाकी हमने लेबल कर दिए हैं, इसको हमने एक्स बोल दिए। अब हम एक्स कैसे फाइंड करेंगे? देखें अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट सीखा था उसी को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखें अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये बात भी आपको क्वेश्चन में बताई जा रही है। तो फिर इस साइड की और इस साइड की रेशो ली जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई 3, इनकी रेशो ली जाएगी, और उधर से 1.3 और x की रेशो ली जाएगी, 1.3 और x की रेशो ली जाएगी। तो ये रेशोज़ दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब आपने इस तरह से ये इक्वेशन पहले बना ली है। अब आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ तो 1.5x आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 के साथ तो 3.9 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो 3.9 के नीचे 1.5 को आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये x है इज़ इक्वल टू, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.9 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.6, ठीक है। तो यूँ आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2.6 आ गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप देखें तो इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें अब आपको कुछ यूँ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी की लेंथ, यानी अब आपने इस फुल साइड की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इसके लिए अब हम एक काम करते हैं कि जब हम इसकी रेशो लेते हैं ना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि इस साइड की और इस साइड की रेशो लेनी है और इधर से इसकी और इसकी रेशो लेनी है, तो इस रेशो का हम अंदाज़ थोड़ा सा बदल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मसलन अगर मैं यहाँ रेशो का अंदाज़ ऐसे यूज़ करूँ कि मैं ए बी फुल साइड लूँ और इधर से इसकी रेशो मैं ऊपर वाले पोर्शन के साथ बना लूँ, यानी कि ऐसे ए बी रेशो, नीचे वाली जो ऊपर वाली जो उसका पोर्शन है वो क्या है? ए डी। अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूँ तो फिर शर्त ये होगी कि इस साइड पे भी आपने वही तरीक़ाकार रेशो लेने का यूज़ करना है, यानी पहले फुल साइड लेनी है ए सी और फिर ऊपर वाला पोर्शन ए ई। तो इधर भी आप फिर अगर वही अंदाज़ यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ये रेशो भी इक्वल होगी, यानी इसको भी प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। तो अब हमने ऐसा तरीका क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारे इस एक्सप्रेशन में ए बी आ रहा है, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हमने फिर इसकी वजह से इसका रेशो लेने का तरीका थोड़ा सा बदला है।
अच्छा, अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं। अब देखें ए बी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये ऐसे ही आएगी। ए डी की जो लेंथ है वो 2.4 है, वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर ए सी की जो लेंथ है, अब देखें ए सी की लेंथ ये आपको फुल तो नहीं पता, लेकिन इसके दो पार्ट्स आपको पता हैं, यानी आधा पार्ट इसका 3.2 है और जो नेक्स्ट है वो 4.8 है, यानी इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय, अब ए ई है तो ए ई की वैल्यू कितनी है, 3.2 है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको ऐसे यूज़ किया। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। देखिए ये ए बी है, इसको चले हम ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स भी कह सकते हैं और सिर्फ ए बी भी लिखना चाहें तब भी ठीक है। अब ये 2.4 है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.2। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यानी 3.2 इंटू ए बी, और उधर से 2.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 19.2। अब आपको अगर ए बी की वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल 3.2 को वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। 3.2 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर है वो इसका क्या होगा, 6 होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब, जिसमें अब थोड़ा सा चेंज आ गया। आप देख सकते हैं कि ए डी और डी बी की रेशो जो है वो उसने डायरेक्ट आपको दे दी है 3/5। फिर ए सी की लेंथ आपको 4.8 दी हुई है और ए ई की लेंथ आपसे पूछी हुई है, जिसको मैंने यहाँ पे एक्स का नाम दे दिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। अब देखें, हमें जो ए डी और डी बी की रेशो दी हुई है वो बेसिकली इसकी और इसकी रेशो है। तो हम ऐसा करते हैं कि रेशो वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए डी और डी बी की रेशो ली, ठीक है। उधर से फिर इसी स्टाइल से उधर की रेशो भी ले लें, तो वो होगी ए ई और ई सी की रेशो। ए ई और ई सी की रेशो हमने ले ली। अब ये रेशो लेने के बाद अगर हम ए डी और डी बी की जो वैल्यू दी हुई है आपको अपने सवाल में 3/5, तो इसकी जगह पे अगर हम सिंपल 3/5 लगा दें, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब ए ई जो है इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए थी, तो अब हम ए ई को अगर थोड़ा सा चेंज करके लिख लें तो आप देखें ए ई जो है इसको अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ए सी माइनस ई सी। अगर आप इस डायग्राम को सामने रखते हुए देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ए सी फुल साइड में से अगर ई सी को माइनस किया जाए तो हमारे पास ए ई साइड बच जाती है। लिहाजा मैंने ए ई की जगह पे ये चेंज करके इसको ये फॉर्म दे दी, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय ई सी हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें 3/5 है, तो अब आपको पता है कि जब ऊपर दो वैल्यूज़ हों और नीचे एक हो तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी हम ए सी डिवाइडेड बाय ई सी अलग कर लेंगे, माइनस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी, इन दोनों को अलग कर लेंगे। अब उसके बाद 3/5 इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ई सी और -1। अब इनको काटने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस -1 को अगर इधर ले आए तो ये +1 हो जाएगा। 3/5 + 1 इज़ इक्वल टू, ए सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ए सी की वैल्यू अगर देखें तो वो 4.8 है, ठीक है। तो मैं ए सी की वैल्यू पुट कर दूंगा 4.8 और ई सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो 1 तो इधर आ गया। अब इन दोनों को अगर हम एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व कर लें तो वो हमारे पास आ जाता है 8 डिवाइडेड बाई 5, 8/5 इज़ इक्वल टू 4.8 और डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है। अब अगर हम इस सारे को सॉल्व कर लें, एक्सप्रेशन को, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो ई सी की वैल्यू आती है वो आ जाती है 3, जो कि आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ई सी की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ गई है। चेक करते हैं कि ये ई सी कहाँ पे है। ई सी आपके पास है ये 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई है। अब ए सी की वैल्यू जो फुल दी हुई थी, यानी कि इस पूरी साइड की जो वैल्यू दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी, हमें 4.8 दी हुई थी। तो अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो तो ए ई की चाहिए, तो हमने ये करना है कि इस फुल साइड में से ई सी वाली साइड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपके पास ए ई आ जाएगा। तो हम ए ई को पहले लिखते हैं, ए ई की जगह पे पहले हम लिखते हैं ए ई इज़ इक्वल टू ए सी माइनस सी ई, पहले ये लिखा। अब ए ई जो है, अब ई सी हमारे पास क्या है, ई सी की वैल्यू क्या है 4.8 और सी ई की वैल्यू क्या है 3। अब आप सिंपल 4.8 में से 3 को अगर माइनस कर दें, 4.8 में से 3 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.8। तो ये है हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लें तो पार्ट नंबर 4 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको ये लेंथ्स आपको यहाँ पे गिवन है, ये भी, और आपको ये तमाम वैल्यूज़ इसमें से फाइंड आउट करनी है। अब इसमें एक हम नई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो कि आपने बड़े गौर से और ध्यान से सुननी है। देखें, सबसे पहले हम एक रेशो लेते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि फुल साइड की रेशो ऊपर वाले पोर्शन के साथ ले लेते हैं। वो बन जाएगी हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ये रेशो बन जाएगी।
इक्वल टू, इधर भी आप फुल साइड की रेशो ऊपर वाले पोर्शन से ले लेंगे, यानी ए सी जो है डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, ए ई के साथ। अब आपने एक नया पॉइंट यहाँ पे ये देखना है कि जो रेशो इनकी चल रही होती है, अगर हम इस साइड की रेशो इस छोटी के साथ लें तो वो भी उसी रेशो के इक्वलेंट आएगी। इस बात को भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग से थ्योरम बनता है, ठीक है। तो ये जो साइड तीसरी रह गई है, अगर इसकी साइड हम इस इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ ले लें तो वो भी इन पिछली रेशोज़ के साथ मैच करती है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि बी सी और डी ई की जो रेशो है वो हमारे पास इसके साथ इक्वल आ जाएगी। तो अब आपके पास एक पूरा एक्सप्रेशन बन गया है। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं किस किस की वैल्यू आपको दी हुई है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ए डी की वैल्यू आपको 2.4 दी हुई है, ये आपने 2.4 लिख दी। इसी तरह फिर ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, और ए ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो 3.2 है। और इसी तरह बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है 5, और डी ई की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। अब हमने इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल वे में सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अब ये तीनों साइडें इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम इनमें से अपनी मर्ज़ी से कोई सी दो साइडों को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको और इसको आपस में इक्वल रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, यानी ए बी डिवाइडेड बाई 2.4 इज़ इक्वल टू 5/2। इन दोनों को मैं अलग से यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको इसके साथ यूज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ए सी डिवाइडेड बाई 3.2 इज़ इक्वल टू 5/2। इनको भी, क्योंकि तीनों जो इक्वल हैं, जब तीनों इक्वल हैं तो इनमें से कोई सी दो भी जो है वो आप इक्वल रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल वे में हो रही है। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए बी की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए सी की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने दो आंसर तो ए बी और ए सी के यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, ए बी और ए सी, ये आपने दो आंसर निकाल लिए हैं। अब रह गया मसला डी बी और सी ई का, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका तरीका ये है कि अगर देखें ए बी की फुल लेंथ हमारे पास आ गई है 6, तो अगर ए बी में से मैं 2.4 को माइनस कर दूं तो बाकी किसकी लेंथ आ जाएगी? डी बी की। यानी मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे डी बी की लेंथ फाइंड करनी है तो ये होगी ए बी माइनस ए डी के। ये आप डायग्राम को सामने रखते हुए देख सकते हैं। तो अब आप इसमें वैल्यू लगाते हैं, ए बी की वैल्यू 6 है और ए डी की वैल्यू 2.4 है। तो यहाँ से आप डी बी का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2.4 दैट इज़ 3.6। इसी तरह अगर हमने सी ई की वैल्यू निकालनी है लास्ट पार्ट में, तो सी ई जो है वो इसी पैटर्न पे ए सी माइनस ए ई के इक्वल आ सकता है। जैसे आप देखें यहाँ पे ए सी माइनस ए ई, ये ई सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी ई ए सी की लेंथ हमने 8 लगा दी और ए ई की लेंथ सवाल में गिवन थी, तो ये दोनों पुट की। अब इन दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 8 माइनस 3.2 जो कि 4.8 होता है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके चारों पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें अब आपको ए डी की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में दी हुई है 4x माइनस 3, डी बी की वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है। बाकी भी आप देखें, हम इसमें से x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हमें कहा गया कि x की वैल्यूज़ निकालें। तो अब हमने ऐसा करना है कि वही रेशो वाला जो मेथड है सबसे पहले यूज़ करते हैं। ए डी की रेशो डी बी के साथ ले लें और उधर से ए ई की रेशो आप ई सी के साथ अगर ले लें तो ये इक्वल होगी। अब हम इनकी वैल्यू लगा लेते हैं। ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4x माइनस 3, और डी बी की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 1, और ए ई की वैल्यू क्या है? 8x माइनस 7, और दूसरी वैल्यू क्या है? 5x माइनस 3। अब ये आपने ऐसे लिख लिया। अब आपने इस एक्सप्रेशन को सिर्फ सॉल्व करना है और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीकाकार होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स, अब आप ये देख सकते हैं कि इस वैल्यू को इसके साथ और इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो 27 आ गया, इधर से इन दोनों को सॉल्व किया तो 29 आ गया। फिर आपने ऐसा किया कि इन तमाम तीनों वैल्यूज़ को यहाँ से शिफ्ट करके आप इधर से इधर ले गए हैं। ठीक है, तो इधर ज़रा 0 बच जाएगा और ये वहाँ जाके इनका साइन भी चेंज हम करेंगे। ये सारा एक्सप्रेशन आपके सामने, इसको वीडियो पास करके आप एक दफ़ा गौर से देख लें। ये आपके पास यहाँ तक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से हम 2 अगर कॉमन लेना चाहें तो वो 2 कॉमन ले लिया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब आपके पास ये एक आम इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिड टर्म ब्रेक जब हम करेंगे तो आफ्टर मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1 और इक्वल टू 0। ये वाला 0 हमने आगे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि 2x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल अलग से पुट करते हैं और x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल अलग से पुट करते हैं। इधर से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 और इधर से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब बात यह है कि जो x है ना, असल में x हमारे पास एक लेंथ को शो कर रहा है।
ये देखिए यहाँ पे डी बी में एक्स आ रहा है, इसमें आ रहा है, इधर बी, इसका मतलब ये कि एक्स जो है वो एक लेंथ को शो कर रहे हैं। तो जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू है इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ उसको लिया जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। -1/2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कंप्लीट किए। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना आए तो वीडियो को बार बार देखें और कमेंट सेशन में आप इसके बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।